Hello everyone, I am Jaya from Holistic Parenting. Today we will understand the concept of multiple intelligence. ये एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड हो चुका है आजकल कि बच्चों को मल्टीपल इंटेलिजेंस पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों को केवल उनके एक ही किसी गुण या अवगुण को लेके उनका क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये एक ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करने के लिए या ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज इंटेलिजेंस, है ना। मल्टीपल मीन्स बहुत सारे। तो किसी भी एक पर्सन में एक ही गुण नहीं होता है, बहुत सारे उनके पहलू होते हैं। बहुत सारे हमारे पास, हमारे ब्रेन के पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं। तो इंटेलिजेंस, हम जो एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन पीपल क्या समझता है इंटेलिजेंस मीन्स कि उसके पास बहुत नॉलेज होगा, बहुत नाम है उसका, तो वो इंटेलिजेंट है ना। लेकिन इंटेलिजेंस, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस? द brain's ability which can get you name, fame, money and success will be seen as an intelligence. तो केवल पढ़ाई का नॉलेज ही इंटेलिजेंस नहीं होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में आप दूसरे लोगों से बेहतर हैं तो वो आपकी इंटेलिजेंस है। कोई भी आप काम कर रहे हैं जिसमें कि आप अपना 100% इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं और उससे आपका नाम हो रहा है, आपको शोहरत मिल रही है, फेम मिल रहा है, यू कैन अर्न मनी, आपको पैसा मिल रहा है और आप उसमें सक्सेसफुल हैं, तो वो आपकी इंटेलिजेंस है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में हम जो देखेंगे कितने तरह की इंटेलिजेंस होती है, बेस्ड अपॉन जो अभी हमने देखा कि ब्रेन हमारा कितने हिस्सों में बटा हुआ है, ब्रेन में कितनी तरह की पावर है हमारे पास। सो फर्स्ट इज इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, सेकेंड इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, विजुअल, लिंग्विस्टिक, फिजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये एक साइंटिस्ट हुए थे, गार्डनर, उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि एक आप कह सकते हैं, मोटा मोटा आप बता सकते हैं कि 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है। और भी ज़्यादा तरीके की हो सकती है, बट ये जो एक है कि ज़्यादा अम्ब्रेला टाइप्स, दीज आर इंटेलिजेंस, इसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं।
Interpersonal intelligence is understanding other people. इस इंटेलिजेंस का मतलब होता है कुछ लोग दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड न होके हर बात को दूसरे के नजरिए से भी देखते हैं. Anybody who deals with other people has to be skilled in an interpersonal sphere. जहाँ पे इस तरह की जरूरत पड़ती है, जब आप लोगों से बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप दूसरे के मेंटलिटी, उसके सिचुएशंस को भी समझें. और इसी इंटेलिजेंस को कुछ लोगों में ये गॉड गिफ्टेड या बोर्न बचपन से ही होती है उनको, तो इस इंटेलिजेंस को बोला जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस? योर ब्रेन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस एंड फीलिंग्स. तो ये लोग दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिसमें ये इंटेलिजेंस होती है. कैसे होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऐसे लोगों के. इनका बॉन्ड जो होता है पेरेंट्स के साथ और अपने रिलेटिव या अपनी फैमिली के लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है. ये बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी बातें समझा पाते हैं, कम्युनिकेशन बहुत ओपन करते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं. फॉर्म एंड मेंटेन्स सोशल रिलेशनशिप. ऐसे लोग जो है अपने सोशल रिलेशनशिप बना के चलते हैं, सबके साथ रिलेशनशिप रखते हैं, सबको खुश रखते हैं. ऐसा नहीं कि मैं कोई रिलेटिव नाराज हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या नहीं रखना है, अकेले रहेंगे, इम्पोर्टेंस नहीं देंगे रिलेशनशिप्स को. तो ये हर रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं, सबसे बना के चलते हैं, मिलनसार जिसको आप कह सकते हैं होते हैं. एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट इन टीचिंग, सोशल वर्क, काउंसलिंग और पॉलिटिक्स. ज़्यादातर इनका इंटरेस्ट किस में होता है? सोशल वर्क में, काउंसलिंग, पॉलिटिक्स, टीचिंग, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा दूसरों को समझने की ज़रूरत पड़ती है. सोशल वर्क जब आप करते हैं, आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसकी मेंटलिटी को समझना पड़ेगा, है ना. ऐसे ही किसी को जाके आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं. काउंसलिंग करने के लिए भी सबसे पहले सबसे बड़ा गुण होता है, कहते हैं लिसनिंग. आपको 80%, 60-70% आपको सुनना पड़ता है केवल, कि क्या चाहता है या उसकी फीलिंग्स क्या है. आपकी सलाह सबसे बाद में 20-30% होती है, जो आप उनको कुछ सजेशंस देते हैं. लेकिन काउंसलिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज लिसनिंग. तो जो दूसरों की फीलिंग्स को सुनता है, बहुत धैर्य से, बहुत सहानुभूति पूर्वक सुनता है. तो ऐसे लोग जो दूसरों को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, या पॉलिटिक्स में ये होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट गुण है, पर अगर कुछ लोग दिखावे के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, या जैसे कि देखा है कि पॉलिटिक्स में आपको बहुत लोगों के साथ मिल के अलायंस बनाने पड़ते हैं, जोड़ तोड़ करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी ये इंटेलिजेंस काम में आती है. एंड टीचिंग, ऑफकोर्स टीचिंग में तो एक टीचर को बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है. तो अगर टीचर बच्चों को केवल ब्लाइंडली, केवल एक ड्राई टीचिंग करेगी, लेक्चर्स देगी, तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है. उसे बच्चों के मूड्स को समझना पड़ता है, उनकी फीलिंग्स. हर बच्चा अपने आप में स्पेशल, हर बच्चा अपने आप में यूनिक. तो एक टीचर को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, कि वो दूसरों की भावनाओं को, बच्चों की, पेरेंट्स की फीलिंग्स को समझ सके. कम्युनिकेट वेल वर्बली. ऐसे लोगों को बातचीत करने की कला बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं. आर स्किल्ड एट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन, जो बोल के, तो इनका बोलने का, वाणी का भी बहुत अच्छा इनका गुण होता है. और दूसरा, इनकी बॉडी लैंग्वेज, या जिसको कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आंखों से बोल देना, या अपनी बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से वो बॉडी लैंग्वेज का यूज करके सामने वाले को उसको एक शांत कर सकते हैं, उसको सहानुभूति दे सकते हैं. तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, तो ये बहुत अच्छे से यूज करते हैं उसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग. सी सिचुएशंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. तो इनका एक होता है कि ये हर सिचुएशन को
थोड़ा डिफरेंट एंगल से भी देखना पसंद करते हैं, तभी जब वो दूसरे के नजरिए से देखते हैं, हर बार एक ही नजरिए से अगर आप प्रॉब्लम्स देखेंगे तो कई बार सॉल्यूशन नहीं निकलता है। व्हेन यू सी द सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट एंगल यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स, जैसा कि पहले बताया कि रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनाते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप इनका बहुत मिलनसार होते हैं, बड़ा नाम होता है इनका सोसाइटी में, सब पसंद करते हैं ऐसे लोगों को, हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं, सबके साथ बना के चलते हैं, तो बहुत पॉपुलर होते हैं अपने ग्रुप में, अपनी सोसाइटी में। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रुप सेटिंग्स, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ मारामारी हो रही है, बहस हो रही है, डिबेट्स हो रहे हैं सोसाइटी में, तो इस तरह वो क्या करते हैं, वो सॉल्व करने की इनके में कैपेसिटी होती है, क्योंकि ये इस तरह इनमें ये स्किल्स होती हैं कि ये वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से लोगों को शांत कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, दोनों को आपस में बिठा के ये समझौता भी करा सकते हैं। What are the carriers with interpersonal intelligence? एडमिनिस्ट्रेटर जो स्कूल में होते हैं, कॉलेज में या कहीं भी किसी भी संस्था में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको इस इंटेलिजेंस इस स्किल इंटरपर्सनल स्किल्स उनके पास होनी चाहिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्बिट्रेटर, काउंसलर, मैनेजर, नर्स, पर्सनल डायरेक्टर्स, पॉलिटिशियंस, पब्लिक रिलेशन जो ऑफिसर्स पीआरस होते हैं, जो सेल्स पर्सन, ऑफ कोर्स उन्हें तो होना ही चाहिए, तभी तो वो कुछ सेल कर पाएंगे। आपने देखा होगा कुछ दुकानों पे बहुत अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, इसलिए आप उस शॉप पे बार बार जाते हैं, क्योंकि वो आपसे महंगी से महंगी चीज भी बड़े प्यार से खरीदवा लेते हैं। स्कूल प्रिंसिपल्स, सोशियोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, टीचर, ट्रैवल एजेंट, रिलीजियस लीडर्स, तो जैसे हम देख रहे हैं मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, अन्ना हजारे, तो जितने भी सोशल वर्कर्स हैं या जितने भी पॉलिटिशियन हैं जिनका नाम इसलिए है कि उन्होंने सोशल वर्क किया है, बहुत ध्यान दिया, जैसे नेल्सन मंडेला हैं, उन्होंने एक सोशल एक्टिविस्ट से होकर उन्होंने प्रेसिडेंट तक की दूरी तय की, और उन्हें सब बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो सबका सुख दुख बहुत अच्छे से समझते थे। तो इस तरह से जो नर्स होती हैं, आपने देखा होगा नर्स बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंटली बात करती हैं अपने पेशेंट से, तो उनमें ये स्किल्स होना चाहिए, क्योंकि अगर नर्स को ही पेशेंस नहीं होगा या वो दूसरों का दर्द नहीं समझेगी तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर सकती हैं। काउंसलर्स, ऑफ कोर्स जितने भी काउंसलर्स होते हैं उनमें ये स्किल्स मिलती है। तो इस तरह से बहुत सारे जो कैरियर्स हैं यू कैन परस्यू if you have interpersonal intelligence. What are the remedies? Planned visits at friends and relative place. अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर या आपके बच्चों के अंदर ये स्किल होनी चाहिए, तो आपको वीकेंड्स पे या मंथ में एक बार आपको, या कभी भी जब मौके पड़ते हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर विजिट जरूर करिए। उससे आपस में एक बॉन्ड बनता है, बच्चे बातचीत करना सीखते हैं, रिलेशंस का इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो क्या करना चाहिए कि विजिट करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के घर, कभी भी जब भी मौके आते हैं, शादियां होती हैं, बर्थडे होते हैं, तो जाके उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। विजिटर बुक मेंटेनेंस असाइनमेंट, ये इस तरह की एक्टिविटी है कि बच्चों को आप अगर कोई बच्चा बहुत गुमसुम रहता है या बातचीत नहीं करना पसंद करता है, तो उससे अगर आप चाहते हैं कि उसमें ये स्किल डेवलप हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि उसे एक बुक लाके दीजिए, डायरी लाके दीजिए, और उसमें लिखिए कि कौन सा विजिटर हमारे घर आया था, क्यों आया था, उसकी क्या क्या खासियत है, वो कौन है, क्या है, तो उसके बारे में एक लिखें कि वो लोग, तो इससे क्या होगा, उनमें लोगों के प्रति एक इंटरेस्ट बढ़ेगा कि अच्छा ये क्या क्या था, इसमें इसने क्या क्या किया था, कैसी बात की थी, अच्छा था, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, तो एक थोड़ा सा विजिटर के लिए उनको लिखने के लिए जब आप बोलेंगे तो वो इंटरेस्ट लेने लगेंगे कि हमारे घर जो आ रहे हैं विजिटर, तो हम उनके साथ बैठें, उनकी बातें सुने या उनसे कुछ सीखें। सोशल सर्विस करने से भी जब आप दूसरों के दुख देखते हैं या ये देखते हैं कि किस तरह से उनको
अगर आप लायंस क्लब, रोटरी क्लब्स इस तरह किसी क्लब्स के साथ सोशल सर्विस करते हैं तो आपके में एक कंपैशन की भावना आती है लोगों के प्रति, उनका कि कैसे लोगों की तकलीफ दूर की जाती है। क्लब पार्टिसिपेशन, टीच समवन टू समथिंग। टीचिंग जो है वो बहुत सारी चीजें आपको सिखा देती है, क्योंकि टीचर को सबसे पहले खुद सीखना पड़ता है। तो जब आप दूसरे को समझाना चालू करते हैं तो आप केवल ड्राई होके किसी को नहीं समझा सकते, आपको उस बच्चे के साथ बातचीत करनी पड़ती है, या किसी को भी। जब भी आप अपने स्टूडेंट को कुछ भी समझा रहे हैं, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, तो आपको उसकी फीलिंग्स समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड भी ऐसा ही होता है कि वो एक दूसरे के इमोशंस, फीलिंग्स को समझने लगते हैं। निगोशिएशंस वाइल बाइंग, तो बच्चों से निगोशिएशंस थोड़ा सा करवाइए कि क्या डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है, कैसे मिल सकता है डिस्काउंट। तो ये इस तरह से करने से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। ग्रुप टीम स्पोर्ट्स, जब टीम स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जब कोई भी टीम बनती है या कोई ग्रुप स्पोर्ट्स खेलता है, तो उनमें आपस में बॉन्डिंग बढ़ती है एक दूसरे के लिए। ऐसी बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं जिसमें कि लोग भले ही एक दूसरे के अपोजिट सोचते हैं या एक दूसरे के बहुत विरोधी होते हैं, लेकिन जब वो एक साथ एक टीम में आते हैं तो एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। जैसे कि चक दे इंडिया वगैरह हमने देखा कि किस तरह से वो गर्ल्स जो थी वो आपस में उनकी बहुत कंपटीशन होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो आपस में उनका यूनियन होने लगा। अटेंड, क्योंकि एक कॉमन गोल बन जाता है। अटेंडेंट फैमिली, स्कूल और वर्क रिलेटेड फंक्शंस और रियूनियंस, तो जब भी इस तरह के फंक्शंस या रियूनियंस होते हैं उसमें जरूर अटेंडेंस देनी चाहिए, खुद भी जाना चाहिए, बच्चों को, फैमिली को लेके जाना चाहिए, आपस में मिलवाना चाहिए एक दूसरे से, जिससे कि वो थोड़े से सोशल उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो। स्पेंड 50 मिनट अ डे ऑब्जर्विंग इंटरेक्शन बिटवीन पीपल इन अ पब्लिक स्पेस। अगर आप ये डेवलप करना चाहते हैं इंटरपर्सनल स्किल, तो कभी कभी आपको भीड़ भाड़ में, जब आप ट्रेन में या बस में जाते हैं, तो अब लोगों को बात करते हुए देखिए कि किस तरह से दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, और उनकी बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए। उनकी, ऐसा नहीं है कि उनकी चुप करके हमें बातें सुननी है, बट हमें उनको ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनके आंखों के, हाथों के हाव भाव क्या हैं। तो इस तरह से आपको एक समझ आएगी कि आप खुद समझ सकते हैं कि क्या वो दोनों का जेन्युइन बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है। आप कई थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ ये सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। टीच समवन समथिंग यू हैव लर्न रिसेंटली, कोई भी आप स्किल सिखाएंगे किसी को भी तो आपका एक बॉन्ड बनेगा। व्हेन स्पीकिंग विद पीपल प्रैक्टिस आस्किंग क्वेश्चंस एंड लिसनिंग, तो सबसे पहले तो कहते हैं लिसनिंग, सुनना चाहिए। कभी भी जब भी आप किसी ग्रुप में जाएं तो ज्यादा से ज्यादा सुनिए, बोलिए कम, और धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस करिए उनके साथ जिसका कि कोई आंसर देगा। अगर आपको कोई चीज समझनी है, अगर आप किसी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो जब आप एक आध क्वेश्चन करेंगे तो लोगों का ध्यान भी आपके पास जाएगा और वो किस तरह से आपको आंसर्स करते हैं, तो आपको भी सीखने को मिलेगा कि इस तरह से किस तरह से उन्होंने मुझे आंसर किया। तो इस तरह से जब भी हमें बच्चों में या अपने में ये स्किल्स को डेवलप करना है, वी कैन डू विद दीज प्लान्स। थैंक यू वेरी मच। सो एंड करते हैं दीपक चोपड़ा के इस कोट के साथ कि यू हैव अ यूनिक टैलेंट एंड यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। There is something that you can do better than anyone else in the whole world. तो क्या इसका मीनिंग हुआ कि हर किसी के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है और वो एक यूनिक तरीके से उसको एक्सप्रेस भी करता है। हर किसी में कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है वो जो दुनिया में बाकी लोगों से अच्छी तरह कर सकता है। हमें उस चीज को पहचानना है और उस चीज को ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो ही हमारी इट इज हमारी आत्मा को एक पूर्णता देती है, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उसको कंप्लीट करती है। तो हर किसी को अपने, कहते इनर वॉइस को जरूर फॉलो करना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस को पहचानना चाहिए कि एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है कि जो आपका इंटेलिजेंस है अंदर,
है ना। कई बार आप देखिए बच्चे एक साल एक काम करते हैं, दूसरे साल वो छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं अब मुझे ये भी, अभी सब बच्चों को पायलट बनना होता है, सब बच्चों को डॉक्टर बनना होता है, पर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कोई बच्चा बोलता है मुझे डांसर बनना है, कोई बोलता है मुझे सिंगिंग करता है, और एट द एंड ऑफ द डे हम सब किसी न किसी ऑफिस में बैठकर, बैंक में बैठकर या कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हैं। सो अपने टैलेंट्स को पहचानिए और उसे अच्छी तरीके से यूज करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.